दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों ये खबर जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, जो बातचीत करने जा रहे हैं, वो फिर से एक ऐसा घपला, एक ऐसा घोटाला जो अहमदाबाद से बहुत करीब एक विरमगाम नाम का एक शहर है, ये पूरा एक तहसील है, वहां पे ये घटा है। और किसके साथ घटा है? ये घपला जो हुआ है वो किसानों को चूना लगा के हुआ है। और ये बात हमारी जानकारी में जब आई तो वो इसलिए आई क्योंकि एक बड़े ही निडर, एक निर्भीक पत्रकार है, बहुत ही युवा है, वहां के विरमगाम में उनका बेस है। और अपने आसपास के क्षेत्र का सभी जो है वो उसको कवर करते हुए ये जो युवा पत्रकार है वो पत्रकारिता करते हैं। और बड़ी निर्भीक, हमने उनका तरीका देखा, हमको बड़ा अच्छा लगा। हमने उनका एक चैनल है क्रांति मार्ग करके, वो क्रांति मार्ग चैनल में गुजराती के जितने भी लोग हैं वो प्रादेशिक भाषा में गुजराती में इसको करते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि जो लोग हैं वो क्रांति मार्ग पे जाइएगा, उसको आप देखिएगा, बहुत अच्छी अच्छी रिपोर्ट करते हैं वो। तो जब हमने उनको पूछा कि भाई ये जो खबर आपने की है इस पर हमको बात करनी है, क्योंकि ये इसलिए बहुत जरूरी बन जाता है कि ये जो किसानों के खैर ख्वाह अपने आप को कहने वाली जो ये पार्टी और इसमें उस पार्टी के लोग जो सत्ता में बैठे हैं, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, उस सत्ताधारी पार्टी के द्वारा क्या क्या घपले हो रहे हैं इसकी जानकारी भी जो है वो आप तक पहुंचाना जरूरी होता है। और ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेके रखा हुआ है भाई। हमने 2 दिन पहले आपको खबर सुनाई थी कि कैसे कच्छ के एक गरीब किसान की साथ जो है उसको उसको धोखाधड़ी उसके साथ की गई, कैसे फ्रॉड किया गया। और कितना बड़ा चूना जो है सरकार को लगाया गया, राजस्व का कितना बड़ा चूना उस किसान को लगाया गया, और उसके पैसे कैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड में डाल दिए गए। अब इसका पता नहीं कि इसके पैसे का जो घपला हुआ है वो कहाँ गया, लेकिन घपला है बहुत बड़ा। हम उन्होंने जिसने इस चीज को कवर किया है, ब्रेक किया है, उसी एक युवा निर्भीक पत्रकार विनीत कुमार, उनका नाम है विनीत कुमार, उनको हम जोड़ते हैं हमारे साथ और उन्हीं से जो है हर एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो विनीत भाई, एक तो बहुत बहुत आपको साधुवाद, धन्यवाद कि आपने बड़ी हिम्मत का काम करते हुए, हमने देखा आपका इंटरव्यू, दिखाएंगे फिर लोगों को भी, आपने जो सवाल पूछे हैं जो बड़े तीखे और होने भी चाहिए, और जिस तरह से आपने इस खबर को अनवील किया है हमको बड़ा अच्छा लगा। हमको लगा कि आपकी बात और आपने जो हिम्मत दिखाई है और जो घोटाला हुआ है वो भी जो है इस देश के लोगों के समक्ष जो है उसको प्रस्तुत करना चाहिए। तो 4 PM गुजरात पर आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। हाँ, जी। मगर भाई सरकार कहती है हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। दुगनी चौगुनी तो छोड़ो, किसान जो अपनी मेहनत खून पसीने से जो रात दिन वो खेतों में जाता है, वो मजदूरी करता है, वो जो धान पैदा करता है, वो धान एमएसपी गोडाउन में जमा करवाता है। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो सरकार तय करती है उस गोडाउन में वो जमा करवाता है। और गोडाउन में क्या दिक्कत आती है कि हर एक महीने में पेमेंट आ जाता है किसानों को। इस बार 3-3 महीने लगे विरमगाम तहसील में। तो किसान अधिकारियों के पास जाता है और धक्के खाता है, अपना खुद का खर्चा करता है, जो भाड़ा भत्ता वहां लगता है वो खुद किसान पे करता है, और उनको सही से जवाब नहीं मिल पाता। तो हमने वहां पे अधिकारियों को पूछा कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो पहले तो हमने ऑफ कैमरा पूछा, तो अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हमने ऑन कैमरा पूछा कि ये क्यों हुआ। तब जाकर के मामलतदार ने यह कहा कि जितना जो अनाज जो किसानों ने जमा करवाया है गोडाउन में, जो गोडाउन में अनाज जमा करवाया है वो अनाज है ही नहीं, वो अन्न है ही नहीं, वो धान है ही नहीं। तो कहां गया वो? धरती निकल गई है, आसमान खा गया। ये कौभांड है। मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा पहले से मतलब दर्शकों को बता दिया जाए। मैं और आप तो जानते हैं, लेकिन दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि विमित भाई जो बात कर रहे हैं, ऐसा है कि विरमगाम के कुछ 1100 के आसपास के किसानों ने चावल, जिसको हमारे यहाँ डांगर कहते हैं पर वैसे चावल की जो फसल होती है, धान की फसल होती है, वो फसल जो है एमएसपी पे वहां मंडी में बेचती। मंडी के पास होता है कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। वो जो है, अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे टोकिएगा, तो उस कॉन्ट्रैक्टर के जरिए आप अपना जो है वो धान बेचते हैं, आपको एमएसपी पर वो धान खरीदा जाता है और आपको उसका बिल मिलता है, बिल उसका रिसिप्ट मिलता है। हाँ, आपने इतना इतना मन या इतना टन जो है आपने धान जमा करवा दिया यहाँ पे, अब आपको उसके पैसे मिल जाएंगे, ये इसकी रसीद है, रिसिप्ट है, ठीक है।
तो 550 के आसपास के किसानों को ये मिला रसीद, लेकिन फिर वो पैसा नहीं मिला। धान जो जमा करवाया था उसका पैसा नहीं मिला एमएसपी का। तो 550 के आसपास उनकी तादाद होती है, अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो। और वो पैसा जब नहीं मिला, हाँ क्या कह रहे हैं? 750 750, हाँ ये तो मुझे 750 हम्म, 750 किसानों को धान तो ले लिया, वो कॉन्ट्रैक्टर ने धान ले लिया सरकार के बिहाफ पे, वो पर उनके रिसीव भी दी, लेकिन फिर उनको उस धान का पैसा नहीं मिला। तो किसान तो क्या करते हैं बेचारे, राह देखते हैं, तो राह देखते रहे, राह देखते रहे, राह देखते रहे। फिर जब अकाउंट में पैसा जमा नहीं हुआ, कुछ लोगों के हो गया, जैसे 1100 में से 400 लोगों के साथ आसपास के किसान का पैसा जमा हो गया, पर बाकी 750 का पैसा जमा नहीं हुआ। जब जमा नहीं हुआ तो वो किसान गए, अब जाएंगे वो तो पूछेंगे, उस कॉन्ट्रैक्टर से भी पूछेंगे जिसने ये काम लिया हुआ था, वो अफसर से भी पूछेंगे, तहसीलदार से पूछेंगे, सबसे पूछेंगे कि भाई पैसा हमारा कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा अब तक। तो उस बात को विमित भाई ये कह रहे हैं कि 3 महीने के ऊपर थोड़ा समय हो चुका है, पैसा 750 किसानों का अब तक जो है वो नहीं आया है। और क्या मैं गलत हूं अगर मैं ये कहूं विमित भाई कि वो रकम 11 करोड़ की होती है जिसका गबन हो चुका है? बस करोड़ों में है, जिसकी जो रकम क्या आप बोल रहे हैं एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन करोड़ों में है। और वहां के जो विधायक है, वहां के एमपी है, एक शब्द बोलने का तैयार नहीं है। क्यों, आखिरकार क्यों चुप है वो? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। करोड़ों में है सर। हाँ, करोड़ों में है। मुझे बताया गया कि 11 करोड़ के आसपास का मामला बनता है। और ये भी मैं हम दर्शकों को बता दें, अगर मैं कहीं गलत जानकारी दे रहा हूं तो आप मुझे टोक दीजिएगा, कि जिन किसानों को पैसा नहीं मिला धान जमा करवाने के बाद 3 महीने से वो धक्के खा रहे हैं, ठीक है। और सरकार जो है, जब इन्होंने अपनी बात रखी तो सरकार की ओर से कहा गया कि ये तो क्यों पैसे दे, क्योंकि उतना जितना धान बता रहे हैं आप कि आपने जमा करवाया, वो धान तो वहां से गायब है, वो धान तो गोडाउन में है नहीं। तो जब धान गोडाउन में नहीं है तो हम पैसे किस चीज के दे? पहले ये हुआ ना पहले। फिर जो एफिडेविट हो जो है 300 रुपए वाला हो, जो बताइए क्या वो क्या किया? देखो एफिडेविट में ये है कि किसानों को कहा गया एक काम करो, आपने यदि धान जमा करवाया है तो आप एफिडेविट करवाओ, 300 रुपए का स्टैंप लो अपने खुद के पैसों से। हमने आपको तो पेमेंट दिया नहीं है, लेकिन आप अपने पैसे दो और एफिडेविट करवाओ, 300 रुपए दो। तो किसान, कोई किसान 50 किलोमीटर दूर रहता है, कोई 60 किलोमीटर दूर रहता है, वो आता है भाड़ा भर करके और कचहरी में जाता है, वो 300 का स्टैंप लेता है और एफिडेविट करवाता है कि माय बाप सरकार, हमने ये धान आपको ही जमा करवाया है और आपकी ये रसीद है जो आपने हमें दी है कि इतना किलो इतना टन धान आपने लिया है और आपको इतना पैसा चुकाना है हमको। आप क्यों बार बार हमें धक्का, मतलब बार बार हमें यहाँ आना पड़ता है, धक्का खाना पड़ता है? हम अपना मेहनत मजदूरी छोड़ के आते हैं, 200-300 रुपए दिहाड़ी मिलती है, उससे ज्यादा हम कितना कमा लेते हैं, वो भी आप हमसे छीन लेते हैं। यहाँ पे धक्का, मतलब धक्का खाने आते हैं। तो मतलब 300 रुपए का उन्होंने एफिडेविट करवाया, उसके बाद भी उनका जो समाधान नहीं हुआ, उसके बाद भी अब तक 750 में से हमारी लड़ाई के बाद 140 लोगों को पेमेंट हो चुका है। अभी 650 किसान, हाँ 650 किसान अभी भी धक्के खा रहे हैं, अभी भी हमको फोन कर रहे हैं। अभी क्या हुआ सर कि आचार संहिता है, इसलिए हम काम नहीं कर सकते। मानो ऐसी कैसी आचार संहिता कि आप जो किसान है उनको पैसे नहीं दे सकते? डाइवर्जन रूल, उनको घुमाया जा रहा है। पहले 3 महीने तो आचार संहिता नहीं थी, तब तक क्यों पैसे नहीं दिए? और यहाँ पे घपला किसने किया? नेता ने किया, अधिकारी ने किया, कॉन्ट्रैक्टर ने किया, किसानों ने किया। यदि किसानों ने किया होता तो उनके पास रसीद कैसे आई? रसीद वो सरकारी सिस्टम में वो जो होती है एप्लीकेशन उनकी, जो एमएसपी की, उसमें जनरेट होती है। किसान कोई जेरोक्स वाले के पास तो गया नहीं कि भाई हमको ये रसीद दे दो डुप्लीकेट। यदि ऐसा हो तो आप जांच करवाइए। आप किसानों पे आरोप लगा रहे हैं सीधा सीधा अपनी गलती छुपाने के लिए, किसानों पे आरोप लगा रहे हो। यदि सच में आपने अनाज दिया है, हमें तो नहीं लगता आपने अनाज दिया है, ऐसा अधिकारियों का कहना है।
यदि दिया है तो हमको ये प्रूफ दो, कितने बजे आप आए थे, कितने बजे गोडाउन में घुसे, कितने बजे ट्रैक्टर खाली किया, जो आपने मेहनत पसीने से जो धान जो जमा करवाया है। हाँ जी, वो तो जो रिसीव है उसी से साबित होता है ना, उससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? एग्जैक्टली, बस उसी रसीद के सहारे उनको पेमेंट करवा देना चाहिए, लेकिन अब तक पेमेंट नहीं हुआ। और हम सर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एक किसान था पिंटू कोहली नाम का, उन्होंने कहा कि भाई इतने सारे किसान है, आपका पेमेंट नहीं हुआ तो एक काम करो, हम एक आवेदन पत्र देते हैं मामलतदार को, जो एजुकेटेड मजिस्ट्रेट कहा जाता है ना, तो वो हमारी सुनवाई करेंगे और ऊपर बात पहुंचाएंगे। तो वो बंदे ने एक दिन पहले डिक्लेयर किया कि हम जाएंगे, तो उसको डिटेन कर लिया पुलिस द्वारा। अरे किसान अपनी हक की बात कर रहा है, आप उसको डिटेन कर रहे हो, और पैसा नहीं आया है। पैसा कैसा नहीं आया? अपना खुद का मेहनत पसीने से वो धान जमा करवाया है, तो बदले में पैसा देगा कि नहीं? एक हाथ दे एक हाथ ले, बस यही है। सरकार से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है उनको कि भाई हमें ज्यादा पैसा दो, जितना दान दिया है उतना पैसा दो। लेकिन क्यों नहीं दे पा रहे? आप बड़े बड़े वादे करते हो कि हम 2 गुनी आय कर देंगे, वो वादे तो चलो खोखले सही, लेकिन जो दान दिया है उसके बदले में तो जो पैसा मिलना चाहिए ना। सर एक बात मैं कहना चाहूंगा, कई किसान ऐसे हैं जो शादी का सीजन चल रहा था, बच्चों की शादी होती है, तो हमसे फोन किया और वो रोए, बकायदा वो रोए कि भाई कुछ हेल्प करो, बेटी की शादी है, 1 साल से मेहनत कर रहे हैं। जो गुजराती में उसको डांगर कहा जाता है, उत्पादन किया, जो हिंदी में उसको चावल कहा जाता है, तो हमने वो धान पैदा किया है, हमने सरकार को जमा करवाया है, मतलब एमएसपी गोडाउन में जमा करवाया है। पैसे नहीं मिले साहब, कुछ तो करो, बेटी की शादी है, घर में कोई बीमार है, पैसे कैसे चुकाएंगे? कर्जा लिया हुआ है हमने, अभी आत्महत्या करने की नौबत आ गई है। तो मेरे अंदर का पत्रकारित्व ना तभी जाग गया, मतलब मेरा पत्रकारित्व और एक्टिविज्म दोनों साथ साथ में चलते हैं। तो मैं गया अधिकारियों के पास, मैंने कहा कि पहले तो मैं ऑन कैमरा गया, ऑफ कैमरा गया, मैंने कहा भाई किसानों का पैसा क्यों नहीं दिया आप लोगों ने, 3 महीने हो गए। बोला कि इंटरनल मैटर है। मैंने कहा इंटरनल मैटर है तो आप कुछ तो बोलिए कि क्यों नहीं मिला है, कुछ तो क्लू दीजिए। तो क्या हम आपको जवाब नहीं दे सकते? उनको पता नहीं था कि मैं पत्रकार हूं। फिर मैंने अपने कैमरामैन को बुलाया और पहुंच गए वहां पे, अधिकारियों को सवाल पूछा कि क्यों नहीं दिया आपने। अधिकारियों बोलने एक शब्द बोलने को तैयार नहीं थे। जो बड़े अधिकारी थे, जो कुर्सी पे बैठे थे, उनको जवाब देना चाहिए कि उनको पैसा क्यों नहीं मिला। उन्होंने बातों को गोल गोल घुमाया, आप कैमरा बंद कर दीजिए, आप ये कर दीजिए, आप परमिशन लेकर के आए। बॉम्बे हाईकोर्ट का स्टेटमेंट है, आप किसी भी सरकारी कचहरी में जाकर के सवाल कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। और हमारा संविधान हमें आर्टिकल 19 में हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। बिल्कुल। ये पत्रकारों के लिए सिर्फ नहीं है, किसान भी बोल सकता है, ये आम किसान भी। हाँ, तो उस हिसाब से मैंने सवाल किया तो आपको ताज्जुब होगा कि उस अधिकारी ने क्या किया होगा। उस अधिकारी ने पुलिस बुलाई कि हमको हरास कर रहा है, पुलिस बुलाई कि हमको हरास कर रहा है, पत्रकार हमको हरास कर रहा है, हमको सवाल कर रहा है। एक तो अपनी गलती छुपाने के लिए आप पुलिस बुलाते हो, और हमको पत्रकारों को और जो एक्टिविस्ट है, जो किसान की हक की लड़ाई लड़ रहा है, उसको जेल भिजवाते हैं। और हम बात कर रहे हैं फ्रीडम की। सर क्या फ्रीडम है ये तो बहुत बड़ा सवाल है आज की तारीख में कि कौन सी फ्रीडम है, कौन सी डेमोक्रेसी की बात हम करते हैं, और जिसका हम लोग जो हमारे प्रधानमंत्री जो है वो बड़ा गौरव भी लेते हैं दुनिया के मंच पर जब जाते हैं तब। तो सवाल तो ये खड़ा होता है। अब उसमें मुझे एक चीज और समझनी है, आपने कहा अभी कुछ समय पहले कि 750 में से 140 किसानों को अभी पैसा मिल चुका है, पैसा मिल गया। मुझे ये समझना है आपसे विमित भाई कि जब सरकार ये कह रही है कि इन लोगों ने धान जमा ही नहीं किया, तो फिर पैसे किस चीज के दे रही है? ये भी बड़ा सवाल है, ये भी बड़ा सवाल है कि धान जमा ही नहीं किया तो पैसे क्यों दिए? तो चलो उनको 140 को दिए, तो बाकी के 650 या 600 खेडूतों को क्यों नहीं दिए, किसानों को क्यों नहीं दिए? मतलब कहीं ना कहीं अपनी गलती छिपाने का
पूरा का पूरा प्रयास है इसमें। अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है तो सरकार की बदनामी ना हो, तो जो मतलब अच्छे किसान है जो बोल सकते हैं शायद उनको पैसे मिल गए हैं, ऐसा भी हो सकता है। हमने तो जांच करवाई नहीं है, जांच अभी वो करवाएंगे किसको दिया है, क्यों दिया है। यदि आप पहले कह रहे हैं कि हमको धान मिला ही नहीं है तो क्यों दिया आपने पैसा, अभी उनको दिया तो बाकी को क्यों नहीं दिया। सभी ने एफिडेविट में सेम ही लिखा है ना। तो 140 के साथ मिला और 650 के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों? फिर क्यों? मतलब इसीलिए डिस्क्रिमिनेशन सर कि किसानों के अंदर भी फूट पड़ा है, मतलब उनको भी डिवाइड कर दो आप, सवाल पूछने वालों को दे दो, उनको डिवाइड कर दो और अपनी गलती छुपाओ। और अंग्रेजों का रूल्स, डिवाइड एंड रूल्स हर जगह पे वो लागू करते हैं, गरीबों में, किसानों में, जातिवाद में, हर जगह यही। और अपनी जो है मंशा और उस पर वो खड़े। आपके तो विधायक हैं और तो बड़े तेज तर्रार युवा आंदोलनकारी नेता हुआ करते थे, हार्दिक पटेल, जो आपके वहां के विधायक हैं। हुआ करते थे तेज तर्रार, अभी विधायक ही है। और भाजपा में विधायक होना आपको तो पता है कि ऊपर से जो आला कमान जो कहता है इतना ही बोलना पड़ता है, वरना अगली बार तो टिकट नहीं मिलेगी शायद। यदि कुछ अपने मन से बोल दिया, आज संविधान के हिसाब से वाणी और अभिव्यक्ति की आजादी मिली है, उसका उपयोग किया तो शायद टिकट कर सकती है। कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बस यही हाल है सभी का। तो क्योंकि वो खुद किसान के बेटे हैं, वो पाटीदार हाँ, है किसान के। हाँ, तो वहां नहीं ये किसान जब जो है सब उनके वोटर्स हैं सब, तो उन्होंने वहां नहीं की, अपनी बात नहीं रखी हार्दिक पटेल के समक्ष के भाई आप तो विधायक है, आपको हमने चुन के भेजा हुआ है, आप न्याय दिलवाइए हमको। हुआ कैसा नहीं हुआ? बात रखी पर बोलना चाहिए ना, उनको बोलना चाहिए जो बात रखी है। हर कोई बात तो रखता है कि भाई पेमेंट नहीं हुआ है, आप हमारे विधायक है, आप आए थे, आपने भी वायदे किए थे मोदी जी की तरह, तो आप हमारी हेल्प कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारे घर में शादी है, पैसे दिलवा दीजिए, बात तो कहीं होगी। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है इसके पीछे, राजनीतिक लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसीलिए शायद हार्दिक पटेल जी की मजबूरियां कुछ रही होगी, इसलिए उन्होंने ये मुद्दा नहीं उठाया, इसलिए हम जैसे सामान्य पत्रकारों को ये मुद्दा उठाना पड़ता है। मुझे इसमें जो मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ बैठे बैठे, और आपकी रिपोर्ट मैंने जो देखी और मैंने कुछ बातें की कुछ लोगों से विरमगाम में, तो मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है इसका रोल बड़ा अहम होता है। जो मंडी का कॉन्ट्रैक्टर है, जो धान लेता है किसानों से और उसको उनको रिसीव देता है और फिर गोडाउन तक पहुंचाता है ना। तो वो कॉन्ट्रैक्टर का जो रोल है, उसकी जो भूमिका है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अगर ये गफला कहीं हुआ है, जो हुआ तो है पक्की बात है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर के बिना ये गफला हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर का नाम तो शायद मुझे पता नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है, अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कोई राजनीतिक जो बड़ा बंदा हो, राजनीतिक वो बड़ा पद हो, वो भी इसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए जांच सही से नहीं हो पा रही है। मैंने वहां के मामलतदार को पूछा, सर आपको जान के ताज्जुब होगा, मैंने कहा कि सर आप जांच करवा रहे हैं? हाँ जी मेरा जांच करवा रहा हूँ। सर आपको पता है कि पैसे कब मिलेंगे? सर मुझे पता नहीं है पैसे कब मिलेंगे। ये मामलतदार का कहना है, जो जांच करवा रहा है अधिकारी उसको भी पता नहीं है कि पैसे कब मिलेंगे। मैं वो आपने जो पूछा है ना, मैं वो दिखाना चाहता हूँ दर्शकों, जो आपने वो बड़ा एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया था तहसीलदार से बात करके, वो किस तरह से आपसे बातें होती है, आप किस तरह पूछ रही है, मैं दिखाना चाहता हूँ दर्शकों को, देखें। જેટલા બિલો બન્યા છે ટેકાના ભાવે જે કોઈ બી ખરીદી થઈ એમાં જેટલા બિલો બન્યા છે એના કરતાં માલ ડાંગર એમ કે ભાઈ ગોડાઉન ઉપર ઓછી હતી, એ કારણે પેમેન્ટ અટકાવવામાં આવ્યું હતું. અત્યારે હાલ સરકારશ્રીના નિર્ણય મુજબ દરેક ખેડૂતોના જોડેથી અમે સોગંદનામું મેળવી રહ્યા છીએ અને એમના જોડેથી પુરાવા મેળવી રહ્યા છીએ કે તમે અહીંયા ડાંગર જે ટેકાના ભાવે ખરીદી થતી હતી ત્યાં આવી અને એમને ડાંગર નાખેલી છે, એ બાબતની
અત્યારે હાલ સોગંદનામું મેળવવાની કામગીરી ચાલુ છે. એ પહેલાં ગ્રામમાંથી ગ્રામ સેવક અને તલાટીની ટીમ બનાવીને બી એક પંચનામું કરવામાં આવેલું છે. એના આધારે તપાસ કરી અને સરકારશ્રીને અમે રિપોર્ટ મોકલી આપીશું. ત્યારબાદ સરકારમાંથી એમ કે નિર્ણય લેવાશે અને પેમેન્ટ ચૂકવવામાં આવશે. સાહેબ, ભવાની એન્ટરપ્રાઇઝ નામની કોઈ એક સંસ્થા છે જેઓ આરોપ લગાવ્યો છે કે વિરંગામમાંથી ગોડાઉનમાંથી અનાજ સગે વગે થઈ જાય છે. એ બાબતે શું કહેવું સાહેબ? એ બાબતે અમને કોઈ જાણ નથી. સાહેબ, આ ખેડૂતોના એકાઉન્ટમાં જે પૈસા નથી આવ્યા, એમને જે સ્ટેમ્પ કરાવે છે સાહેબ, જે બિલ મળ્યા છે એ તો અધિકારીઓએ જનરેટ કરેલા છે, સરકારની સિસ્ટમમાં જનરેટ કરેલા છે. તો સાહેબ, બિલના આધારે નક્કી ના કરી શકાય કે ખેડૂતોના એકાઉન્ટમાં ખરેખર પૈસા આપવા જોઈએ? એ બાબતની જ તપાસ થઈ રહી છે. બરોબર. સાહેબ, આ સ્ટેમ્પનું નવું ગતકડું સાહેબ કેમ આપવામાં આવ્યું? કારણ કે બિલ ઉપર ભરોસો નથી સિસ્ટમને કે અધિકારીઓને. એ તપાસના અંતે ખબર પડશે. સાહેબ, સ્ટેમ્પના પૈસા તો ખેડૂતોએ ચૂકવવા પડે છે. જો તપાસ ખરેખર અધિકારીઓ કરવાની હોય તો ખેડૂતોએ શા માટે વધારાના પૈસા ચૂકવવાના? એ સરકારમાંથી ઉપરથી નિર્ણય થઈને આવ્યો છે, એની ખાલી અમલવારી અહીંયા થાય છે. સાહેબ, સરકારમાંથી એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે આ લોકો પાસેથી સ્ટેમ્પ કરાવવા, એવું કોઈ પરિપત્ર કે ભાઈ એવું કોઈ લેટર ઉપરથી કંઈ આવ્યો હોય સાહેબ, તો અમને જરા જણાવી શકશો? જી, ગોડાઉન મેનેજર શ્રી જોડેથી મળી જશે. અચ્છા, તો સાહેબ તમને શું લાગે છે કે કેટલા સમયગાળાની અંદર ખેડૂતોના એકાઉન્ટમાં પૈસા આવી શકે એમ છે? એ અમારા હાથમાં નથી. હું મામલતદાર તરીકે હું ના કહી શકું. અમે અમારા જોડે જે તપાસ માગી છે એ તપાસ પૂરી કરી અને વહેલી તકે સોગંદનામા આવી જાય અને એ સોગંદનામા અમે ઉપર વિભાગમાં સબમિટ કરી દઈશું. ત્યારબાદ જે નિર્ણય લેવાનો છે પૈસા ક્યારે આવશે એ ઉપરથી જેમ કે નક્કી થશે. તમારા હાથમાં ફક્ત તપાસ જ છે? જી. અચ્છા, તો અત્યાર સુધી સાહેબ કામગીરી કેટલે પહોંચી છે અને ક્યાર સુધી પૂરી કરવામાં આવશે આ? ગઈકાલે 100 ખેડૂતોના સોગંદનામા થયા છે. આજે 150 જેટલા ટોકન આપ્યા છે. એટલે 2 દિવસમાં અહીંયાથી તમામ 550 ખેડૂતોના જે સોગંદનામા લેવાના છે એ કાર્યવાહી પૂરી કરી અને શનિવાર સુધીમાં અહીંયાથી રિપોર્ટ અમે મોકલી આપીશું વડી કચેરી. ये मैं चाहूंगा कि आप ही जो है गुजराती में जो सवाल जवाब हुए हैं तो दर्शकों को थोड़ा इसका हिंदी में सार बता दें संक्षिप्त में कि आपने क्या पूछा और तहसीलदार ने क्या बताया. अच्छा, मैं जो मामलतदार श्री है, जो वहाँ के एजुकेटिव मजिस्ट्रेट कहा जाता है उनको, जो न्यायिक प्रक्रिया भी उनको वो संभालते हैं और कारोबारी भी वो संभालते हैं. तो मैंने उनको ये कहा कि किसानों के अकाउंट में पैसे क्यों नहीं आए. तो उन्होंने ये कहा कि जितना अनाज, जितना धान किसानों ने दिया है वो उतना गोडाउन में नहीं है. तो मतलब अनाज कहीं ना कहीं गायब हो चुका है. कहाँ गायब हो चुका है उनको पता नहीं था. तो मैंने उनको ये सवाल किया, तो किसानों को एफिडेविट क्यों करवाना पड़ा? आप बोल रहे हैं कि किसान एफिडेविट करवाओ, 300 रुपए का स्टैंप क्यों ले रहे हो आप? आपने रसीद दी है जो सरकार की सिस्टम में वो जनरेट हुई है कि यदि आपने जमा करवाया है, इतना धान आपने जमा करवाया, इतना पैसा आपको मिलना चाहिए. ये रसीद जमा हुई है, क्या उस पर आपको भरोसा नहीं है? तो वो बोल रहे हैं कि जांच हो रही है. जवाब सही से नहीं दे पा रहे. आप जरा देखिए, वो मामलतदार लेवल के क्लास 2 ऑफिसर है, वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे. क्यों? जांच उसके हाथ में है, उनके हाथ में है, तो उनको फटफट जवाब देना पड़ेगा. भाई, आप अधिकारी है तो अधिकारियों का अधिकार है जवाब देना. तो आप कहीं ना कहीं जवाब देने से भागते हो और लड़खड़ाते हुए आपको नजर आए. जरा देखिए वो. तो हमने यही सवाल पूछा, उनके पास सही से जवाब नहीं था और हम उनसे उम्मीद रखेंगे कि वो न्यायिक प्रक्रिया सही से करेंगे. सबके हाथ बंधे हुए हैं, सबके हाथ बंधे हुए हैं, मुंह पे ताला है. मुंह पे ताला है. मैंने एक चीज और नोटिस की, इतने मतलब कि हमको लगा कि इससे तो ज्यादा सिंसियर और कोई काम वगैरह करने वाला अफसर होगा ही नहीं. मतलब जवाब देते देते वो कुछ लिख रहे हैं, कुछ साइन कर रहे हैं, मतलब वो ठीक से जो है आपसे बात भी नहीं कर पा रहे बेचारे. हाँ, हमसे घबराहट नहीं है. हाँ, वो हम तो सामान्य पत्रकार हैं, हमसे घबराहट नहीं है. घबराहट जिन्होंने कौभांड किया है उनसे है कि शायद वो बड़े लोग हैं, हमारी नौकरी भी जा सकती है, हमने कुछ गलत कह दिया तो. शायद मुझे ऐसा लगता है, श्योर नहीं हूं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है. मैं वो भी दिखाना चाहता हूँ दर्शकों को, जो आपने किसानों से जो बातचीत की वो भी गुजराती में है.
सुन लीजिए, मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजराती में बातचीत सुन लीजिए जो विमित भाई ने की है, और उसके बाद फिर उसका भी सार जो है विमित भाई बताएंगे कि क्या कहा था किसान। શું નામ તમારું? કલાભાઈ નાનજીભાઈ. તમારા એકાઉન્ટમાં ક્યારથી પૈસા નથી આવ્યા? આ તમે અનાજ જમા કરાવ્યું છે ને? હા. તો અધિકારીઓ તો તમારી પર શંકા કરે છે, ખેડૂતો ક્યાં અનાજ જમા કરાવ્યું છે? ના કરાવ્યું, જો કરાવ્યું હોય તો 300 નો સ્ટેમ્પ આપો એવું કહે છે અધિકારીઓ. હા એવું કહે છે. તો તમારી પર તો શંકાની નજરથી જોવામાં આવે છે, જાણે ખેડૂત ચોર હોય. હા એવું જ કહે છે. તો તમે અનાજ ખરેખર જમા કરાવ્યું છે કે અધિકારીઓ કે એમ છે? એ અધિકારીઓ સાચા છે? અધિકારીઓ ખોટા છે. અમે તો ડાંગર નાખી જ છે. મેં લગા 5 ટ્રેક્ટર નાખ્યા છે, બરોબર. તો અધિકારીઓ તમે 5 ટ્રેક્ટર નાખ્યા છે, તો અધિકારીઓ કેમ માનવા તૈયાર નથી? પણ એમને બારોબાર બધો માલ વેચી માર્યો હોય. ક્યાં વેચ્યો મારે કાકા? તો અમને શી ખબર હોય કે એમને રાતોરાત ચા કાઢ્યો હોય. અમે તો ટ્રેક્ટર ખાલી કરીને જતા રહ્યા, બરોબર. અમને બધી મળી ગયું ગેડર રિપોર્ટ ને બધું. પછી તો એમને શું કર્યું? બિલે આપી દીધું તમને? હા બિલ આપી દીધા. તો અધિકારીઓ તો એમ કહે છે કે ભાઈ આ બિલનું શું છે, મને તો 300 નો સ્ટેમ્પ કરી આપો તો માનીએ, બિલના તો ના માનીએ. આ તો બિલ તો કદાચ ખેડૂતોએ ખોટા પણ બનાવ્યા હોય. તમે ખોટા બિલ બનાવ્યા છે? ના ખોટા તો ના બનાવે ને, હાથે તો કોઈ બનાવે નહીં કોઈ તો વસ્તુ. કેમ અધિકારીઓ વિશ્વાસ નથી કરતા ખેડૂતો પર? શા માટે 300 નો સ્ટેમ્પ માંગે છે? પણ એમને કૌભાંડ કર્યું હોય તો જ આમાં આ અટકાયું હોય, અટકાવ થયો તમને હોય. કૌભાંડની સંભાવનાઓ લાગે છે? હા કોઈક મોટું માથું છે, મોટા માથા એમને કૌભાંડ કર્યું હોય છે કોકને. રાજકીય? હા રાજકીય. તમને શું લાગે છે આની અંદર ખરેખર કૌભાંડ થયું હશે? હા મને તો ખરેખર કૌભાંડની આમાં રાજકીય ભીનું મોટા માથા હોય એવું લાગી રહ્યું છે. કારણ કે એ પહેલાં પણ અમે રજૂઆત કરી હતી અને અત્યારે પણ આની રજૂઆત અમે કરી છે. કાલે પણ હું મામલતદારને રૂબરૂ મળ્યો હતો. કાલે પણ મેં વાત કરી હતી કે તો પછી આ ખેડૂતોને આજ દિવસ સુધી પૈસા નહીં આવ્યા, તો કાલે પણ ફરીને મને તારીખ આપવામાં આવી કે 2-4 દિવસની અંદર તમામ ખેડૂતોના ખાતામાં પૈસા જમા થઈ જશે. તો મેં એમને એ જ સવાલ કર્યો કે અમને લિખિતમાં આલો. જે તમે કહેતા હોય સરકારી અધિકારી, તમને તો વિશ્વાસ હોવો જોઈએ ને કે 2-3 દિવસમાં તમે કહો એ પ્રમાણે ખાતામાં પૈસા જમા થઈ જાય, તો તમને જ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ ને. એ રીતે અમને લિખિતમાં આલો. તો મામલતદાર સાહેબ પણ લિખિતમાં આલવા તૈયાર નથી. ये क्या बातचीत हुई, हमारे दर्शकों को जरा हिंदी में उसका सार समझाते हैं। आपने किसानों से बात की? हाँ, मैंने किसानों से बात की, तो मैंने किसानों को पूछा कि क्या आपने सही में आपका धान है वो एमएसपी गोडाउन में जमा करवाया है? तो बोला हाँ जी हमने तो ये जमा करवाया है, ये देखो रसीद हम साथ में लेकर के आए हैं, इतना पैसा हमको देना है सरकार को, सरकार को हमें पैसा देना है, लेकिन सरकार ने नहीं दिया। मैंने कहा आपने जमा करवाया है, लेकिन अधिकारी तो ऐसा बोल रहा है कि आपके डाउट कर रहा है अधिकारी कि आपने जमा नहीं करवाया है, यदि जमा करवाया है तो 300 के स्टैंप पे लिख के दो, ऐसा डाउट है कि आप चोर हैं। किसान को मैंने बोला, तो बोला जी हम कैसे चोर हो सकते हैं, हमने तो 5 ट्रैक्टर जमा करवाया है, अधिकारियों को पूछ लो ये रही रसीद। तो मैंने कहा अधिकारी मानने को क्यों तैयार नहीं है? तो बोला कि वो कौभांड लगता है बड़ा, हमने तो जो अनाज जमा करवाया है, जो अन्न जमा करवा वो रातों रात गोडाउन से गायब हो गया। मैंने कहा हाँ जी दर्शकों को ये कह जाऊं मैं कि वो कौभांड, गुजराती में कौभांड जो बोला जाता है शब्द, उसका हिंदी है घोटाला, स्कैम, घपला। हाँ। तो उन्होंने ये कहा कि बड़ा घोटाला हुआ है, बड़ा कौभांड, बड़ा स्कैम हुआ है ये। मैंने कहा आपको क्या लगता है इसमें कौन इन्वॉल्व हो सकता है? कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राजनीतिक लोग हैं वो इन्वॉल्व होंगे, इसीलिए तो हमारा पैसा नहीं मिला 3 महीने से। 3 महीने से हम धक्के खा रहे हैं, ये रसीद लेकर के घूम रहे हैं हर जगह के साथ, देखो आपके सिस्टम में जनरेट हुआ है। मैंने कहा आपने कहीं दुकान पर जाकर के गलत तो नहीं है लिखवाया, रसीद बनाई? तो उन्होंने कहा जी सर हम ऐसा क्यों करेंगे, गलत क्यों लिखवाएंगे? आप देख लीजिए कि सरकारी है, सरकारी कागज है, सरकार लिख करके देती है, ये सरकार लिख करके देती है कि आपने इतना धान जमा करवाया है, इतना टन धान जमा करवाया है, आपको इतना पैसा देना है, हमको आपको पैसा देना है। ऐसा सरकार की सिस्टम लिख करके देती है। वो लिखे हुए पर उनको भरोसा नहीं है, जिन्होंने लिखा है उनको भरोसा नहीं है। वो इसीलिए मुझे बार बार जो है वो सवाल मेरा जो है वो सुई वहीं अटक जाती है कि ये जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, ये जिसने ये मंडी कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ या तो इसको जिसको मिला होगा, ये कहीं जो है इसका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि इसमें होता है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल मुझे जो कॉन्स्पिरेसी थियरी समझ में आ रही हुई ये है कि इस कॉन्ट्रैक्टर से मिलके कुछ बड़े वहां के जो आपके वहां के लोकल
हो सकते हैं पॉलिटिकल लीडर, है ना, और वो भी बीजेपी से हो सकते, हो तो कहीं से हो ही नहीं सकते। देखो वहां पे नगर पालिका जो स्थानीय होती है वो बीजेपी पूरी बॉडी, जी विधायिका में धारा सभ्य यानी कि एमएलए विधायक वो बीजेपी से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी से, गुजरात में सरकार बीजेपी की, केंद्र में सरकार बीजेपी की, विपक्ष कहीं पर है ही नहीं। विरमगाम तहसील की बात करूं तो विपक्ष कहीं पे है ही नहीं, तो उसका रोल तो ऑब्वियसली होगा ही नहीं। रोल होगा तो किसका होगा, सही या गलत जो भी हो, किसका होगा, जिम्मेदार कौन होगा? वो अधिकारी होंगे या जो पक्ष में है, जो पावरफुल लोग हैं वो होंगे। तो जांच इसीलिए नहीं हो पाएगी। यदि उनका नाम आ गया तो देश में किरकिरी किसकी होगी, बदनामी किसकी होगी? जो पावर में है उसकी होगी। तो बदनामी नहीं होने देनी है। किसान चाहे मरे जिए, जो हैरान परेशान हो उनको कोई फर्क नहीं है। और उससे मैं ये आपकी बात मैं पूरी तरह समझ गया। मैं उम्मीद करता हूं कि दर्शक हमारे जो है उस बात को पूरी तरह समझ रहे हैं। पर फिर एक सवाल जो कि बहुत बड़ा है और मुझे लगता है कि ये इससे भी बड़ा घोटाला होगा, अगर सरकार ने ये पैसे जो अब तक चुकाने को मना कर रही थी और सरकार अगर चुका देगी तो ये पैसा जा रहा है हमारे आपकी जेब से, क्योंकि शुरुआत में जो घोटाला हुआ वो पैसा किसी और की जेब में चला गया, करोड़ों रुपए किसी और की जेब में चले गए। वो उससे उगाही होनी चाहिए, उससे पैसे वापस लेने चाहिए, उसको पेनल्टी और उसको सजा मिलनी चाहिए जो पैसा खा चुका है। अब अगर जैसे आप कह रहे हैं कि 140 किसानों को ये कहने के बाद कि भाई आपने तो धान दिया ही नहीं है, हम क्यों आपको पैसा दे, उसके बाद भी अगर 750 में से 140 किसानों को अगर सरकार पैसा दे चुकी है और अगर आने वाले दिनों में और किसानों को भी देने वाली है, तो इसका मतलब है कि वो पैसा एक्स्ट्रा जा रहा है, वो पैसा जा रहा है हमारे आपकी जेब से जा रहा है। मुझे लगता है शायद ये उससे भी बड़ा घोटाला होगा, ये मैं मानता हूँ। एग्जैक्टली एक टैक्स पेयर का पैसा है। जो हम एक साबुन खरीदते हैं ना तो उसमें इंक्लूडिंग टैक्स होता है, और वो भी आम गरीब नागरिक का पैसा है। वो जो पैसा मान लो भ्रष्टाचार उन्होंने किया, आप बोल रहे हैं कि 11 करोड़, मुझे आंकड़ा पता नहीं है, जितना भी करोड़ हो, वो पैसा कहाँ गया हो उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आप सरकार उसको पैसा देगी तो उनके पास तो कोई हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि जो दान है वो तो गायब हो चुका है। कहाँ गायब हो चुका है उनको उन्होंने जांच की है, कुछ पता नहीं चला है अब तक। तो किसानों को तो पैसा देना पड़ेगा क्योंकि आपने रसीद दी है, वो तो कोर्ट में जाएगा, फिर भी उनको पैसा तो देना ही है। तो पैसा कहां से दोगे आप? सरकारी तिजोरी में से ही दोगे? सरकारी तिजोरी में किसका पैसा है? हमारा और आपका पैसा है, हमारा टैक्स का पैसा है। न सिर्फ हमारा, जो किसान होते हैं वो भी टैक्स भरते हैं। बोलते हैं कि किसान टैक्स नहीं भरते। किसान साबुन खरीदने जाते हैं तो टैक्स नहीं लगता। किसान पानी की बोतल खरीदता है कहीं पर भी तो टैक्स नहीं लगता। हर जगह टैक्स भरता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर जगह टैक्स भरा जाता है। तो हमारे और आपके टैक्स का पैसा वो कौभांडियों ने जो कौभांड किया उसके बदले किसानों को चुकाया जाएगा। ये सबसे बड़ा कौभांड है। कौभांड को छिपाने के लिए एक कौभांड, घोटाले को छिपाने के लिए बड़ा बड़ी आपने बहुत सही और बड़ी सटीक जानकारी दी विमित भाई, और हम तो उम्मीद करेंगे और ये आशा भी करेंगे कि आप ऐसे ही जो है चमकती पत्रकारिता जो है वो करते रहिए। आप अपने क्षेत्र में, आपसे बात करके मुझे समझ में आ भी रहा है कि आप सिर्फ पत्रकार नहीं, आप एक्टिविस्ट भी लगते हैं मुझे। और आप अच्छे के लिए बस लड़ते रहिए और सही बात और सही मुद्दों को उठाते रहिए। जहां जहां आपको लगता है कि उन मुद्दों पे आपको अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमको जरूर बताइएगा, तो हम भी जो है उसमें आपका साथ जरूर से देंगे। जो बात देश के हित की हो, जनता के हित की हो, वो उठाना हम सबका जिम्मा है, चाहे वो किसी के खिलाफ भी क्यों ना हो। लेकिन अगर सही बात है तो बोलना और उस मुद्दे को उठाना हमारी और आपकी दोनों की जिम्मेदारी बनती है। आपको बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं और धन्यवाद भी करते हैं कि आपने समय निकाला और आज आप हमारे दर्शकों के साथ रूबरू हुए। इस मुद्दे पर आपने रोशनी डाली जो कि बहुत बड़ा घोटाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। धन्यवाद। कुछ आप कुछ और कहना चाहते हैं तो आप बताते। जी, आपने बोला कि मैं अपनी बात करूंगा। आपने बोला कि आप एक्टिविस्ट भी लग रहे हैं, तो कि कोई बोलता है कि जर्नलिज्म और एक्टिविज्म दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। एक्टिविज्म में संवेदना, मतलब जो संवेदनशील होता है
मतलब वो रास्ते पे निकलता है। तो कहीं ना कहीं अभी जर्नलिज्म में क्या है कि संवेदना कहीं ना कहीं मरी जा रही है। तो मैं हर किसी को कहूंगा कि जो पत्रकार है, जो एक्टिविज्म भी साथ में लाए, ताकि जर्नलिज्म जिंदा रहे। बस यही कहूंगा। जी, बहुत धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक तो दोस्तों, ये हमारे युवा पत्रकार विमित कुमार विरमगाम जैसे एक कस्बे से, एक तहसील से। और मैं आपको बता दूं एक चीज, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। जो रूरल इलाके होते हैं, जो अर्बन होते हैं, पूरी तरह से शहरी भी नहीं, पूरी तरह से ग्रामीण भी नहीं, ऐसे इलाकों में पत्रकारिता करना, निर्भीक पत्रकारिता करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पता है। वहां रह के, क्योंकि वहां आप वैसे है तो हर, अब दुनिया तो पूरी जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी उसका एक फर्क पड़ता है, रिमोट थोड़ा होना, और रिमोट इलाके में रह के वहां के मगरमच्छों से बैर रखना, क्योंकि ये सब जो घोटालेबाज होते हैं वो सब मगरमच्छी होते हैं। तो उनके साथ ये जब आप सच्ची बात बोलते हैं तो वो आपको पसंद नहीं करते। जब पसंद नहीं करते हैं तो फिर आपको बहुत सारे परेशान करने की कोशिश की जाती है, हमको भी की जाती है यहाँ बैठे अहमदाबाद में। तो वहां तो फिर हम समझते हैं कि क्या क्या, अगर आप सच बोलते हैं तो बहुत तकलीफ आपको देने की कोशिश की जाती है। ऐसी स्थिति में निर्भीक और निडरता से सच बात कहने की हिम्मत रखना, मुझे लगता है कि बहुत प्रशंसा की बात है। और ये हम वो प्रशंसा ये विविध भाई की करते हैं। और ये हमको आपको बताना था इस बातचीत में कि कैसे किसानों से धोखाधड़ी करके, किसानों को चूना लगा के करोड़ों रुपए का गबन होता है, और फिर जब बात सामने आती है तो कैसे फिर वही किसानों की जेब के पैसे से, हमारे आपकी जेब के पैसे से, वो जो पहले मना कर रहे थे कि नहीं आपने धान दिया ही नहीं है, उन्हीं किसानों को वापस पैसे देने का भी एक घोटाला शुरू हो जाएगा, मतलब हो गया है, हो चुका है वो। और पता नहीं आगे, अब देखिए, हम तो उम्मीद रखें कि सबको पैसा मिल जाए, तो उन्होंने तो धान जमा किया था, लेकिन हम ये उम्मीद रखते हैं कि उन घोटालेबाजों से वो पैसों की रिकवरी हो, उनको दंड दिया जाए, उनसे पैसा वापस वसूल किया जाए, ताकि वो पैसा जो है वो सही जगह पहुंचे। ये जो हो रहा है अभी, जो किया जा रहा है कि मना करने के पहले, डिनाई करने के बाद अब पैसा, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और बहुत सारी तकलीफें हैं, तो उहापोह ना हो, मतलब कि लोकमानस में, किसानों में एक तरह से नेगेटिविटी ना आए, इसको देखते हुए जो ये बंद दरवाजे के पीछे से, ये जो पर्दे के पीछे के जब खेल किया जा रहा है, वो बंद हो जाए, और सही जो गुनहगार है, जिसने घोटाला किया है, उसको पकड़ा जाए, उससे पैसे वसूल किए जाए, और वो पैसे किसानों को दिए जाए। हमारे आपकी जेब के जो खामखा जा रहे पैसे, उसको रोका जाए। घोटाले के ऊपर एक और घोटाला जो शुरू हो चुका है, उसको बंद किया जाए, ये उम्मीद हम करते हैं। अब आपसे ये भी उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत आपने सुनी, आपको कैसी लगी, आप क्या सोच रहे हैं इस बात को लेकर, हमको ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताइएगा। बात आपको हमारी अगर पसंद आ रही है और सही और सच्ची लगती हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।